साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग के द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 3 जो कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित है, उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो के अंतर्गत जो 50 क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ, और इस तीसरे वीडियो में जो आगे के 25 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक, उनको पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है, यह 2 नदियों के बीच का विभाजक क्षेत्र है। यह वर्ष पर्यंत मतलब साल भर चलने जो बरसात होती है नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप है। तीसरा सी है, यह अवसादों के निक्षेपण कारण अपने किनारों पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। चौथा है, यह नदी के उद्गम या स्रोत को संदर्भित करता है। तो हमें बताना है कि नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन क्या है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका कि यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप को दर्शाता है, तो ये आपका सही है। तो हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारतीय नदियां जो है वो 12 मासी मतलब पूरे 12 मास प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये हिम नदों जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे जो बर्फ पिघलती है, उनके पिघलने और वर्षा ऋतु में वर्षा से जल भी प्राप्त होता है इनको, इसलिए 12 मासी होती हैं। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम हिम नदों से नहीं होता है और उनके प्रवाह प्रतिरूप में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, जब बरसात होती है तभी उन्हें पानी मिल पाता है। मानसून की वर्षा के दौरान प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति है वो वर्षा के दौरान नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग से दूसरे भाग में भी भिन्न रहती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र में लोनार झील का रंग जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों से रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला, केकड़ों की प्रजाति की एक प्रजाति द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ। बी है, नदियों द्वारा प्रवाहित औद्योगिक बहिस्त्रावण के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि। सी है, झील में गिरने वाली उल्कापिंड के धूल के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। और डी है, शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है डी, शैवाल के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो इसको थोड़ा और समझ लें। ये जो आपका लोनार झील है इसके बारे में भी और जो रीजन है उसके बारे में भी, तो हाल ही में लगभग 5,000 नहीं कहेंगे 50,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से निर्मित महाराष्ट्र की लोनार झील के जल का रंग गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। विशेषज्ञों द्वारा इसके लिए जल निकाय में लवणता जो सैलिनिटी है और शैवाल की उपस्थिति को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। मुंबई से लगभग, इसकी जो लोकेशन है वो मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील जो है एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है और साथ ही विश्व भर के वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करती है। हाल ही में 1.2 किलोमीटर औसत व्यास वाली यह जो झील है इसके जल का रंग में परिवर्तन से न केवल स्थानीय लोगों को आश्चर्य हुआ बल्कि प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों और वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य हुआ। इस अधिसूचित राष्ट्रीय भू धरोहर स्मारक झील के जल का जो पीएच वैल्यू है वो 10.5 है। कितना है? 10.5 का मतलब क्या होगा? ये क्षारीय है। इस जल निकाय में शैवाल भी विद्यमान है। इस परिवर्तन के लिए लवणता सैलिनिटी और शैवाल उत्तरदायी हो सकते हैं। झील के जल की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन का अभाव है। ईरान में भी ऐसी झील का एक उदाहरण है जिसमें सैलिनिटी अर्थात लवणता बढ़ने के कारण जल का रंग लाल हो जाता है। जल के निम्न स्तर के कारण लवणता सैलिनिटी जो है वो बढ़ सकती है और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण शैवालों के व्यवहार में परिवर्तन रंग में परिवर्तन का कारण हो सकता है। प्राकृतिक परिघटना की स्थिति में कवक के कारण जो कवक होते हैं उनके कारण सामान्यतः जल का रंग हरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्तमान रंग परिवर्तन संभवतः लोनार क्रेटर में जैविक परिवर्तन के कारण हो सकता है, ऐसा बताया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोनार झील है इसको रामसर स्थल के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है और यह महाराष्ट्र का दूसरा ऐसा स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, G7 जो देश हैं, G7 7 विकसित देश हैं जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं का मंच है। निम्नलिखित में से कौन से देश इस मंच के भाग हैं? देखें तो इसमें फ्रांस शामिल है, जापान शामिल है, चीन शामिल है, इसमें चीन शामिल नहीं है, कनाडा शामिल है।
ठीक है। जो विकसित देश हैं उन्हीं का ये एक तरीके के संगठन है। तो इसमें फ्रांस है, जापान है, एशिया से केवल एक देश है जापान, और कनाडा, ना ही भारत है ना ही चीन है। तो देखिए 2 3 5, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो ये जो चर्चा में आया क्योंकि 2020 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जब इसका जो 46वां शिखर सम्मेलन होना था वह अमेरिका में कैंप डेविड में इसको 10 से 12 जून 2020 को होना था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। जब इसको होना संभावित था उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो G7 शिखर सम्मेलन था इसमें आमंत्रित किया था। और इसके पहले जो 2019 में हुआ था वो आपका 45वां था। 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये अगस्त 2019 में फ्रांस के बियारित्ज नामक शहर में हुआ था। इसमें भी फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। अब G7 के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो G7 जो है 7 देशों का यह समूह है। यह विश्व की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं जिसमें आपका फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली है, जापान है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा है। इनका मंच है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एशियन कंट्री से केवल जापान ही जो है इसमें शामिल है, ना ही रसिया है, ना ही भारत है, ना ही चीन है। पहले ये G8 हुआ करता था, ठीक है। पहले G7 था, फिर कुछ समय बाद रशिया को शामिल कर G8 बनाया गया। 2014 में रशिया को निकाल दिया गया इस संगठन से और फिर से यह G7 हो गया है। तो ये जो है ये 7 देशों का मंच है जिनकी सरकारों के प्रमुख जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। G7 की अध्यक्षता धारण करने वाला सदस्य देश उस वर्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित करने और उसकी मेजबानी करने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 2018 तक इसमें सम्मिलित 7 देश जो हैं ये 58% वैश्विक शुद्ध धन संपत्ति और सांकेतिक नॉमिनल मूल्यों के आधार पर 46% से अधिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 32% से अधिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और यूरोपीय संघ जो है G7 में एक आमंत्रित देश या संगठन के रूप में ये शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो 54 है महासागरीय धाराओं की जो गति होती है प्रभावित होती है किससे? तो आपके पास 5 चीज़ें बताई गई हैं। ग्रही पवनों की गति से, महासागर की लवणता से, पृथ्वी के घूर्णन से, भूसंहित जो जमीन का कह सकते हैं जो वितरण है उससे, गुरुत्वाकर्षण से। तो इसमें आप देखें ABCD चारों ऑप्शन, इसमें ये जो चारों के चारों कारण हैं ये पांचों चीज़ें ये पांचों ही इसमें शामिल हैं। तो D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह की भांति होती है। जैसे नदियों का प्रवाह होता है वैसे ही जो महासागर होता है उसमें जो जल होता है तो जो धाराएं होती हैं वो नदी के प्रवाह की भांति होती हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं। जो महासागरीय धाराएं ये 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं, फोर्सेस से प्रभावित होती हैं। पहला है प्राथमिक बल जो जल की गति से को प्रारंभ करते हैं। जो प्राथमिक बल होता है ये जल को गति प्रदान करते हैं। द्वितीयक बल जो सेकेंडरी फोर्स है ये धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं धाराओं को प्रभावित करने वाले जो प्राथमिक बल है प्राइमरी फोर्सेस हैं वो कौन से हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा से गर्म होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कैरोलिसिस बल, ये क्या होती हैं? ये धाराओं को प्रवाहित करती हैं, मतलब इनकी वजह से जल में गति होती है। सौर ऊर्जा से गर्म होने पर जल का प्रसार होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट समुद्र का जल स्तर जो है मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। यह अत्यंत प्रवणता का कारण बनता है। तो क्या होगा आप देखेंगे विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है ये ऊंचा हो जाएगा और जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे उधर ढलान हो जाएगा। तो ये ढलान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। तो ढलान की वजह से क्या होगा? जल में गति होगी। तो जल जो है ढाल की ओर विषुवत रेखा से किधर जाएगा? ये पोल की तरफ, विषुवत रेखा 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की तरफ यह प्रवाहित होता है। समुद्र की सतह पर प्रवाहित पवनें जो होती हैं जल की गति को प्रारंभ करती हैं और वायु और जल
कि सतह के बीच घर्षण जो होता है ये जल निकाय की गति को उसके मार्ग में प्रभावित करते हैं। अगला जो रीजन है इसमें गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जल को एकत्र करने के लिए नीचे की ओर खींचता है, और जो प्रवणता जो होती है ये भिन्नता उत्पन्न करती है, जो उसमें स्लोप होता है वो भिन्नता उत्पन्न करती है। कोरिलोसिस बल जो है ये हस्तक्षेप करता है, जिससे जल उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे, ये आपका मान लीजिए, एक सेकेंड, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश, तो इधर नॉर्थ है, ये उत्तरी गोलार्ध या साउथ गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरिलोसिस बल की वजह से जो जल होता है वो दाईं ओर प्रवाहित होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर होता है, बाईं ओर गति करता है। तो इसको याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर कोरिलोसिस बल की वजह से जल के इन विशाल संचयों और उनके चारों ओर प्रवाह को गायर कहा जाता है। ये जो प्रवाह होता है इसे क्या कहते हैं, गायर कहा जाता है। इनके द्वारा सभी महासागरीय बेसिनों में विशाल वृत्तीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं। जल घनत्व की बात करें तो जल घनत्व में अंतर महासागरीय धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। जो ऊर्ध्वाधर गति इसमें होती है उसको ये प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल की तुलना में क्या होता है, सघन होता है। जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी उसकी वो जो है कम सैलिनिटी वाले जल से ज़्यादा सघन होगा। इसी प्रकार ठंडा जल जो होता है वो गर्म जल की तुलना में ज़्यादा सघन होगा। गर्म जल क्या होगा, वो सघन कम होगा। अपेक्षाकृत सघन जल क्या होगा, जो सघन ज़्यादा होगा वो भारी होगा, वो नीचे की तरफ बैठता, मतलब ठंडा जल जो है नीचे की तरफ बैठेगा, जबकि अपेक्षाकृत जल जो हल्का जल होगा, जो गर्म जल होगा, वो ऊपर उठता है। ठंडे जल की महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर ठंडा जल जो है वो नीचे बैठेगा। जो ये पोल्स हैं यहाँ पे जो चूँकि बर्फ़ होती है तो ठंडा जल नीचे बैठ जाएगा और धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर वो बढ़ता है, नीचे बैठ करके वो विषुवत रेखा की तरफ चलता है। अब गर्म जल की धाराएं सतह के साथ विषुवत रेखा से चलती हैं। अब जो विषुवत रेखा है यहाँ पे प्रवणता ज़्यादा है, मतलब ये ऊंचा है और पोल की तरफ ढलान है, तो इधर से ये पोल की तरफ चलती हैं, क्योंकि पोल पे क्या हुआ है, जो जल था वो ठंडा होकर नीचे बैठा, तो उसकी जगह लेने से विषुवत रेखा की तरफ की जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो पोल की तरफ चलती हैं और नीचे बैठने वाले जल ठंडे जल का स्थान लेने के लिए ध्रुवों की ओर बहती हैं। महासागरीय बेसिनों और आसपास की जो भूसतह की जो जमीन की जो स्थलाकृति होती है और आकार जो होता है वो भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 में महासागरों में तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा, यहाँ विषुवत रेखा लिखना भूल गए हैं, तो सर्वाधिक तापमान जो है विषुवत रेखा पर दर्ज किया जाता है। दूसरा है, महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में एक समान दर से कमी होती है। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया जाता है। किधर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसमें बताना है कि कौन से इन तीनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें आप देखें तो जो पहला कथन है कि महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान जो है विषुवत रेखा पर दर्ज किया जाता है, जो कि सही नहीं है। दूसरा कथन, महासागर गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में एक समान दर से कमी होती है, ये भी सही नहीं है। तीसरा वाला कथन जो है वो सही है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। अब जो बाकी के पहले और दूसरे कथन क्यों गलत है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरे कथन की बात करें कि महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में समान दर से कमी नहीं होती है। तो महासागरों का अधिकतम तापमान जो होता है वो सदैव ही उनकी सतह पर होता है, क्योंकि उन्हें सूर्य से सीधे ऊष्मा प्राप्त होती है। और महासागरों के निचली परतों में ऊष्मा जो है चालन की प्रक्रिया के माध्यम से संचारित होती है। इसके परिणाम स्वरूप गहराई में वृद्धि के साथ क्या होगा, तापमान में भी कमी होती है, लेकिन तापमान में कमी की यह दर जो है प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होती। ये आपकी सैलिनिटी जो लवणता होती है उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है। महासागरों की तापमान संरचना जो होती है 3 स्तरीय होती है। एक पहली परत जो शीर्ष स्तर पर होती है, ये लगभग 500 मीटर होती है, जिसका तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। दूसरी परत जो होती है इसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहते हैं। इसकी विशेषता जो होती है बढ़ती गहराई के साथ तापमान में यहाँ पे तेजी से कमी होती है, और यह परत जो होती है आपकी 500 मीटर से लेकर के 1000
मीटर तक मोटी होती है। तीसरी परत बहुत ठंडी होती है और महासागरीय नितल तक, मतलब जो उसका नीचे का बॉटम होता है वहाँ तक विस्तृत होती है। यहाँ गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन अत्यंत सीमित रूप में होता है। टेम्परेचर तो गिरता है परंतु गिरने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। अब अन्य कथनों को देखें तो जो पहला कथन है वो गलत है। क्यों गलत है? तो महासागरीय सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इसमें क्रमिक रूप से कमी होती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अधिकतम तापमान जो होता है वो विषुवत रेखा पर नहीं होता है बल्कि इससे थोड़ा, आप विश्व ये इस तरह से ग्लोब बनाइए तो ये 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक तापमान नहीं होता है बल्कि इससे थोड़ा ऊपर जो होता है वहाँ पर दर्ज किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः जो है 19 डिग्री सेल्सियस, मतलब उत्तरी गोलार्ध का जो टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस होता है वार्षिक तापमान, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इधर 19 डिग्री है, इधर 16 डिग्री, तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होता है। यह भिन्नता जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल के असमान वितरण के कारण होता है। यदि आप मैप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको ज़मीन ज़्यादा दिखाई पड़ती है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे समुद्र ज़्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो 56 तक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। दूसरा, भारत का उत्तर दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है इसके पूर्व पश्चिम, मतलब जो देशांतरी विस्तार है इससे अधिक है। आप मैप देखें तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर दक्षिण आप विस्तार देखेंगे, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये जो है आपका जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो देशांतरी विस्तार है पूर्व से पश्चिम, इससे अधिक है। ठीक है, विस्तार जो है कश्मीर से आप कह सकते हैं तमिलनाडु तक नीचे जाएंगे, उधर का डिस्टेंस ज़्यादा है, किससे? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश वाली डिस्टेंस से। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देखें तो इसमें दोनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है, पहला भी और दूसरा भी। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी जो है कितनी है? वो है आपके 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी यदि देखें तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए दोनों ही कथन सही होगा। देशांतरों के मानों में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनमें लगभग 30 डिग्री की भिन्नता है, जिससे हमारे देश के सुदूर पूर्वी मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला और सुदूर पश्चिमी अर्थात गुजरात वाला इलाका भागों के मध्य लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होता है। 1 घंटे के समय अंतराल 15 डिग्री चाहिए होता है, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता है। भारत जो है विषुवत रेखा से दूर है। आप देखेंगे, यदि आप मैप देखेंगे तो भारत जो है ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है, इसलिए देशांतर रेखाएं यहाँ पे क्या होंगी? अपेक्षाकृत निकट आ जाती है, क्योंकि आप ग्लोब पे जब आप अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखाओं को देखेंगे तो जो अक्षांशीय रेखाएं होती है हर जगह, इनके बीच दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हर जगह पे पूरे ग्लोब में सेम होती है, बराबर डिस्टेंस। परंतु यदि आप देशांतरी जो रेखाएं होती हैं उनको आप देखेंगे तो जैसे आप विषुवत रेखा पे जाएंगे, विषुवत रेखा पे सबसे अधिक इनके बीच में डिस्टेंस होती है, और ध्रुव पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। तो चूंकि भारत जो है विषुवत रेखा से ऊपर है तो यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं इनके मध्य में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ पूरब पश्चिम दूरी जो होगी वो उत्तर दक्षिण दूरी से इसी वजह से ये कम हो जाती है। और किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों के ओर जाने पर इसमें कमी होती जाती है, और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी सभी अक्षांशों पर समान होती है। इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो 57 है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट जो है वो ठंडी धाराओं से घिरा है जो शुष्क जलवायु को बढ़ावा देती है। दूसरा है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में जल दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। तो कोरियोलिस बल वाला अभी हम लोग ऊपर ही किए थे कि कोरियोलिस बल की वजह से क्या होते हैं, जो जल होगा
वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो दूसरा वाला कथन तो आपका सही है। अब पहला कथन सही है या नहीं इसको देखना है। तो जो पहला कथन है वो सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा, केवल 2। अब देख लेते हैं कि पहला जो है सही कैसे नहीं है। तो महासागरीय परिसंचरण बिल्कुल सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की भांति एक अक्षांशीय पेटी से दूसरी पेटी में ऊष्मा का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त का ठंडा जल उष्णकटिबंधीय और विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म जल की ओर प्रवाहित हो जाता है। जो ठंडा जल है वो विषुवत रेखा की तरफ जाता है, ठीक है, और विषुवत रेखा की जो गर्म जल होती है वो पोल की तरफ जाती है, जबकि निम्न अक्षांशों का गर्म जल ध्रुवों की ओर जाता है। कोरिसिस बल वाला पहले हम लोग कर लिए हैं। इसके आगे देखें, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर, विषुवत रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, विषुवत रेखा से ऊपर उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिम तट, ये विषुवत रेखा के निकट को छोड़ करके पश्चिमी तट ठंडे जल से घिरे होते हैं, और इनका औसत यहाँ पे क्या है, पश्चिमी तट से घिरे होते हैं। इनका औसत तापमान संकीर्ण दैनिक और वार्षिक परास के साथ अपेक्षाकृत निम्न होता है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। यहाँ कोहरा पड़ता है, किंतु सामान्यतः यह क्षेत्र जो होता है वो शुष्क होता है। मध्य और उच्च अक्षांशों पर, ये जो हमने बताया ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पे है कि पश्चिमी तट पर ठंडे जल से घिरा होता है, ठीक है। परंतु यदि आप मध्य और उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट जो है वो गर्म जल से, ठंडे जल से नहीं बल्कि गर्म जल से घिरे होते हैं, जिससे एक विशिष्ट समुद्री जलवायु उत्पन्न होती है। इनकी विशेषता तापमान के संकीर्ण जो नैरो रेंज होती है टेम्परेचर की, तो संकीर्ण वार्षिक परास के साथ ठंडा ग्रीष्मकाल और यहाँ पे अपेक्षाकृत मृदु शीतकाल होता है। मतलब जो गर्मी का सीजन होता है वो ठंडा होगा और जो शीतकाल होता है वो मृदु होता है, अपेक्षाकृत उससे कम ठंडा होता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर गर्म धाराएं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर गर्म धाराएं जो होती हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी तट के समानांतर प्रवाहित होती हैं, जबकि पश्चिमी तटों पर यहाँ पे क्या होता है, ठंडे जल प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप चूंकि पूर्वी तटों पर गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप मौसम जो है होता है पूर्वी तटों पर उष्ण होता है और वर्षा युक्त होता है। धाराओं की पहचान इनके प्रवाह के द्वारा की जाती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और 5 समुद्री, जब मतलब वो जमीन के नज़दीक होती हैं तो सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं और 5 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त कर सकती हैं। सॉरी, जमीन की तरफ नहीं, सतह, मतलब जो वाटर है, जो जब धाराएं सतह पे चलती हैं समुद्र के, तो ये सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगी समुद्र में, उनकी जो गति होती है वो स्लो होती जाती है। तो धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और 5 समुद्री मील से अधिक की गति ये प्राप्त कर सकती हैं। धारा की शक्ति का संबंध धारा की गति से होता है। मतलब जितनी तेज धारा की गति होगी उतना ही अधिक वो शक्तिशाली होगा। एक तीव्र धारा को शक्तिशाली माना जाता है। एक तीव्र धारा मतलब जिसमें गति ज़्यादा है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जो धाराएं, जो करंट हैं, ये सामान्यतः सतह पर सर्वाधिक प्रबल होती है और गहराई बढ़ने के साथ इनकी प्रबलता जो है या जो गति होती है उसमें कमी आती जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो हाल ही में आरंभ किए गए इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए। पहला, यह भारत में प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा, यह भारत में गैस के बाजार चालित मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करेगा। तीसरा, इसे नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा निगमित किया गया है। तो आप देखिए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें आप देखें पहला वाला कथन पूरी तरीके से सही है, दूसरा वाला भी कथन सही है, परंतु तीसरा वाला गलत है। तो 1 और 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा कथन गलत क्यों नहीं है, और इसके बाद थोड़ी चीज़ें और देख लें। तो हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज
IGX जो है इसका आरंभ किया गया। इससे बाजार चालित कीमत निर्धारण और उपलब्धता में सुधार से उपभोग को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। इंडियन गैस एक्सचेंज ग्राहकों को निर्बाध व्यापार अनुभव प्रदान करने हेतु वेब आधारित इंटरफेस के साथ पूर्णतः स्वचालित है और विश्व के अग्रणी डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड पोस्ट ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्रदाताओं में से एक GMEX जो इस श्रेणी की तकनीक में सर्वश्रेष्ठ है, इसके द्वारा प्रेरित है। जो IGX मंच है इसको भारत के अग्रणी बाजार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX द्वारा निगमित किया गया है। किसके द्वारा? IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा, ना कि यहाँ पे क्या क्या गया कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के द्वारा, इसके द्वारा नहीं बल्कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा निर्मित किया गया है। जो यह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित IGX जो है इंडियन गैस एक्सचेंज, यह बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। जो IGX है इंडियन गैस एक्सचेंज, ये भारत के गैस बाजार को परिवर्तित करने, भारत को संधारणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और उद्योग जगत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रतिस्पर्धी कीमत प्राप्त करना, संपूर्ण भारत में उद्योगों के क्रॉस स्पेक्ट्रम के लिए कम कीमतों पर गैस की उपलब्धता को सुलभ बनाएगा तथा मांग को प्रोत्साहित करेगा और घरेलू गैस के अन्वेषण में अधिक से अधिक निवेश को या इन्वेस्टमेंट को सुगम बनाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द्विवार्षिक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा ये हमें बताना है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। इसके बारे में बात करना। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा। तो इसको जो है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसको रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो इसके बारे में और बात करें तो भारत ने 180 देशों के पर्यावरण निष्पादन की माप करने वाले द्विवार्षिक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI के 12वें संस्करण में कितनी रैंक प्राप्त की है? 168वीं 168वीं रैंक प्राप्त की है। यह सूचकांक जून 2020 में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। वर्ष 2018 में, मतलब इससे पहले, जो भारत की रैंक कितनी थी? 177 थी। तो मतलब कि रैंक में क्या हुआ है? सुधार हुआ है, 177 से 168 पहुंच गए हैं। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत का स्कोर जो है वो 100 में से 27.6 था। मतलब जबकि यदि आप नंबर देखेंगे 2018 में 100 में से 30.57 था, इस बार नंबर घटा है। इस वैश्विक सूचकांक में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय निष्पादन के 10 वर्षों के रुझानों की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए पर्यावरणीय निष्पादन के 32 संकेतकों पर विचार किया गया। कितने संकेतक? 32 संकेतकों पर। यह जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यह रैंकिंग समग्रता यह इंगित करती है कि प्रत्येक देश द्वारा सामना की जा रही पर्यावरणीय चुनौतियों का कौन सा देश बेहतर तरीके से समाधान कर रहा है। इस सूचकांक को येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवं यूरोपीय आयोग के जॉइंट मतलब संयुक्त रिसर्च सेंटर के सहयोग से विकसित किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उर्मिल जिसे इंग्लिश में रोलिंग कहते हैं, उर्मिल पर्वतों की भूमि के रूप में ज्ञात यह क्षेत्र पर्वतों के समानांतर निर्मित उच्च अंतरीप बेसिनों, घाटी के जैसे जो गर्त होते हैं उनके साथ सहगत है। इन गर्तों में विस्तृत रूप से मृदु असंगठित निक्षेप जमा है जिनसे मोलेसिस बेसिन का निर्माण होता है। उपयुक्त गद्यांश में किस भारतीय राज्य को वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, इसमें जो है मिजोरम के बारे में ये चर्चा की गई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मिजोरम को उर्मिल या रोलिंग पर्वतों की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर्वतों की विशाल संख्या मौजूद है। अधिकांश पर्वत उच्च अंतरीप बेसिन की संरचना या साधारण शब्दों में घाटी प्रकार के गर्त के साथ सहगत है जो पर्वतों के समानांतर स्थित हैं। इन गर्तों में असंगठित निक्षेप संचित हो जाते हैं जिन्हें मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे भारत के मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
61 पर चीन तुल्य जलवायु के निर्माण हेतु निम्नलिखित इस परिस्थितियों में कौन से उत्तरदायी हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु में एशिया के महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्रों में तीक्ष्ण गर्मी। दूसरा है शीत ऋतु में मंगोलिया और साइबेरिया के ठंडे आंतरिक क्षेत्रों और गर्म प्रशांत तट के मध्य उच्च दाब प्रवणता। तो इसमें आप देखें, इसमें दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्यों सही है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चीन तुल्य जलवायु को आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप की बृहद भूसहती, मतलब जो कह सकते हैं जमीन की या धरती की जो संरचना है, तो भूसहती और इसके आंतरिक पर्वतीय भागों के कारण ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य दाब में व्यापक परिवर्तन होता है। एशिया के मध्यवर्ती भागों में तीक्ष्ण गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब के क्षेत्र में जहां गर्मी होगी वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन होगा, जो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत वायु धारा को वर्षा धारक दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में आकर्षित करती है। तो इसलिए पहला वाला सही हो गया। दूसरे कथन की तरफ देखें तो शीत ऋतु में मंगोलिया और साइबेरिया के ठंडे आंतरिक भागों और अपेक्षाकृत गर्म प्रशांत तटभूमि के मध्य उच्च दाब प्रवणता निर्मित हो जाती है। साथ ही ध्रुवीय महासागरीय वायुराशि उत्तर पश्चिम मानसून के रूप में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों की पवनाभिमुख ढलानों पर अल्प वर्षा और अत्यधिक हिमपात होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृषि वानिकी का उपयुक्त वर्णन करता है? चार हैं इसमें, तो आप चारों को पढ़ लीजिए। इसमें से जो सही है वो है आपका डी क्या है? बंजर भाग सहित एक ही भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि फसलें उगाना, इसे कृषि वानिकी कहा जाता है। मतलब कृषि वानिकी का सही वर्णन यही है, बाकी तीन नहीं है। अब इसके बारे में और देखते हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, संरक्षण और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 में ये सन कई बार पीसीएस के पेपर में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 में सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी में। शहरी वानिकी में क्या होता है? इसमें शहरी वानिकी में शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण और प्रबंधन से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि हरित पट्टी, उद्यान, सड़क किनारे, विथिका, औद्योगिक वाणिज्यिक हरित पट्टी आदि। ग्रामीण वानिकी जो होती है कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के प्रोत्साहन पर बल देती है, जो ग्रामीण वानिकी है। अब जो कृषि वानिकी है, यदि कृषि वानिकी की बात करें तो कृषि वानिकी बंजर भूमि सहित एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलें उगाना है, उसे क्या कहेंगे? कृषि वानिकी, जिसमें जो कि आपका डी ऑप्शन है। सामाजिक वानिकी में क्या होता है? इसमें सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण सम्मिलित है, जैसे कि ग्रामीण चारागाह भूमि, मंदिर की भूमि, सड़क के किनारे, नहरों के तट, रेल मार्गों और के साथ और स्कूल आदि में वृक्षारोपण करना। इसका उद्देश्य समग्र रूप से समुदाय को लाभान्वित करना होता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये किसका उदाहरण है? सामाजिक वानिकी का है। ये जो है आपका सामाजिक वानिकी का है। और आपका जो बी वाला है ये भी आपका सामाजिक वानिकी में ही आ जाएगा। इसके अलावा एक होता है फार्म वानिकी। इसका अर्थ उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वृक्षारोपण करते हैं। ये जो सी ऑप्शन है ये फार्म वानिकी का उदाहरण है या वर्णन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये चिकनी अंडाकार कटक जैसी निक्षेपणात्मक आकृतियां हैं जो मुख्य रूप से बजरी और रेत के साथ हिमगोलास मृतिका से निर्मित होती हैं। हिमनद का अभिमुख छोर और पृष्ठ छोर की तुलना में, अभिमुख छोर मतलब आगे जो हेड वाला होता है वो पृष्ठ छोर पीछे के छोर की तुलना में खुरदुरा और तीक्ष्ण ढाल युक्त होता है। इनके द्वारा हिमनदीय गति की दिशा इंगित की जाती है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस भू आकृति का वर्णन किया गया है? तो इसमें आप देखें इसका सही उत्तर है ड्रमलिन का। ये ड्रमलिन का वर्णन है। आप ड्रमलिन को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से। तो ये इधर से आपका हिमनद आ रहा है, तो हिमनद के सम्मुख ये होता है, ठीक है, और हिमनद इससे ऊपर चढ़ता हुआ इस तरीके से इसको दबाता हुआ निकल जाता है। तो ये क्या होता है? ये हिमनद की दिशा को बताने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बारे में और बात करें तो ड्रमलिन जो है हिमनद द्वारा निक्षेपणात्मक मतलब निक्षेप से बना हुआ भू आकृति है।
ये हिमनद मृतिका की अंडाकार समतल कटकनुमा आकृतियां हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं ये कुछ ऐसा लगता है ना, जैसे कि उल्टा नाव रखा हुआ है, उल्टा नाव रखी हुई है, या कटा हुआ अंडा कह सकते हैं, कुछ उस प्रकार से लगता है। तो ये हिमनद मृतिका की अंडाकार समतल कटकनुमा आकृतियां हैं जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं। ये के समानांतर होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये स्टॉस कहलाता है, जिसकी ढाल पिच ये टेल की तरफ क्या होती है, तीव्र होती है। ये मतलब ये टेल की अपेक्षा यहाँ पे क्या है, ढाल देखिए तीव्र है, तो यहाँ पे तीव्र होती है। इसका अग्रभाग या स्टास भाग जो होता है प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है और ड्रमलिन द्वारा हिमनद प्रवाह की दिशा इंगित की जाती है। तो ये इतनी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट से ऊंचा है। दूसरा, पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में निरंतरता कम है। तीसरा है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो इसमें आप देखें, इसमें आपका पहला कथन सही है, पहला कथन पूरी तरीके से सही है, तीसरा कथन सही है, परंतु दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो 1 और 3, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी 1 और 3। इसके बारे में और बात करें तो पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट दोनों ओर से दक्कन पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। मतलब पश्चिम में पश्चिमी घाट दक्कन पठार की सीमा निर्धारित करता है और पूर्व में पूर्वी घाट निर्धारित करता है। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा है, तो पहला वाला कथन आपका जो है वो सही हो गया। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक निरंतरता है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो ज़्यादा कटा पिटा है। और इसका कह सकते हैं जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब आप गुजरात से केरल की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो अन्नाई मुड़ी है। अन्नाई मुड़ी जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ये केरल में है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ पे है, पश्चिमी घाट से होता है। और विच्छिन्न और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से युक्त जो पूर्वी घाट है ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि जैसी नदियों से अत्यधिक अपर्दित है। मतलब इन नदियों द्वारा इसका अपर्दन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो श्रेणियां जो पूर्वी घाट में है, इसको आप मैप में भी देखिएगा, तो पूर्वी घाट में जो महत्वपूर्ण श्रेणियां उसमें जवादी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा श्रेणी है, नल्ला माला या नल्ला मलाई पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा की तरफ है। ये यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। केरल और तमिलनाडु वाला जो इलाका है बॉर्डर, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ यहीं पर ये मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इनका विस्तार जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो 5 भारतीय राज्यों में है। दूसरा, ये मैदान मध्य में चौड़े हैं और उत्तर व दक्षिण की ओर संकीर्ण है। तीसरा, पश्चिम तटीय मैदान के मालाबार विस्तार में कयाल नामक पक्ष जल पाए जाते हैं। तो बताना है कौन सही है। तो पहला वाला कथन सही है कि 5 राज्यों में है। तीसरा वाला भी कथन सही है, ठीक है, परंतु दूसरा वाला कथन ये सही नहीं है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैदान है पश्चिमी घाट ये उत्तर और दक्षिण में ज़्यादा चौड़े हैं, मध्य में ये संकीर्ण है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। और चीज़ें देखें तो भारतीय तटीय मैदानों की स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यापक रूप से 2 मैदानों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जलमग्न होने का यह एक संकीर्ण पट्टी है और पत्तनों व बंदरगाहों के विकास हेतु प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है। ये इसकी विस्तार देखें तो यह गुजरात में उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक अर्थात 5 भारतीय राज्यों कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। फिर से नाम सुन लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और गुजरात इसमें विस्तारित है। यह मध्य में संकीर्ण है और उत्तर व दक्षिण में चौड़ा है, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। इस तटीय मैदान से होकर बहने वाली नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इस तटीय ये जो यहाँ प्रवाहित नदियां हैं वो किधर जा गिरती हैं, आपका अरब सागर में गिरती हैं पश्चिम तट पर, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, ये एस्चुरी बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जो है कयाल का मतलब क्या होता है, पश्च जल मतलब समुद्र है, ये समुद्र से
थोड़ा आगे ये समुद्र का जो पानी होता है यहाँ पे कोई बांध टाइप का बन जाता है और पानी समुद्र से नहीं मिल पाता, वो अलग हो जाता है, तो इसे पश्च जल कहते हैं या कयाल कहते हैं, जिसका मछली पकड़ने, अंतःस्थलीय नौकायन आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही पर्यटकों के लिए यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है और उत्थित मतलब उत्थित तट का उदाहरण ज़्यादा कटा पिटा है। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा सुविकसित डेल्टा निर्मित की जाती है। यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं जैसे महानदी हैं, कावेरी है, कृष्णा, ये सब जाके आपके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अपनी उत्थित प्रकृति के कारण इसमें पत्तनों और बंदरगाहों की संख्या यहाँ पर कम है, जबकि पश्चिम में देखेंगे पश्चिमी तट पर यहाँ पे नेचुरली बंदरगाह हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ साथ निम्नलिखित में से किन देशों का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आयरलैंड, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्वे। तो इसमें आप देखें आयरलैंड को चुना गया है, मैक्सिको को चुना गया है, नॉर्वे को चुना गया, कनाडा को नहीं चुना गया है। तो 1, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चीज़ें देखें इसमें, तो हाल ही में भारत को भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसका द्विवार्षिक कार्यकाल द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा और 21-22 2 साल ये रहेंगे। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। भारत अस्थायी सदस्यता के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से प्रयासरत एकमात्र प्रत्याशी था। गत वर्ष जून 2020 में 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी को समर्थन प्रदान किया था। भारत 8वीं बार UNSC राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ। सबसे पहले 1950-51 में, फिर 1967-68, तीसरी बार 72-73 में, फिर चौथी बार 77-78 में, पांचवी बार 84-85 में, छठी बार 91-92 में और सातवीं बार 2011-2012 में और आठवीं बार 2021-22 के लिए ये निर्वाचित हुआ है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका गठन की यदि बात करें, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। जबकि जो शेष 10 होते हैं ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्षों के लिए इनका निर्वाचन होता है और ये अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए प्रत्येक सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कितने का? 2/3 सदस्यों का। 1963 में UNSC अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 18वें अधिवेशन में महासभा ने निर्णय लिया था कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रक्रिया मतलब निम्न रूप से होगा। कैसे होगा? कि अफ्रीका और एशियाई देशों से 5 सदस्य लिए जाएंगे, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिकी देशों से 2 और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 2 देश चुना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 को देखें तो वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता के आरोही क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब कुल मिला के आप ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ पे वार्षिक वर्षा ज़्यादा होती है उसके क्रम में हमें लगाना है। तो आप इसमें देखें पश्चिमी घाट, पश्चिमी राजस्थान, गंगा के पश्चिमी मैदान, तो इसमें सबसे अधिक जो है आपका पश्चिमी घाट है, फिर गंगा के पश्चिमी मैदान है और फिर तीसरे पे पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा। तो 1, 3, 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा बात करें तो वर्षा की परिवर्तिता एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में उत्पन्न भिन्नता को संदर्भित करती है। वर्षा की जो परिवर्तिता है ये इसके 2 घटक होते हैं। पहला क्षेत्रीय होता है और दूसरा सामयिक होता है। क्षेत्रीय जो घटक होता है या वर्षा की परिवर्तिता एक विशिष्ट समय अंतराल एक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आधारित होती है, जैसे कि वार्षिक औसत वर्षा। दूसरा है सामयिक, जो इसका कंपोनेंट है वो इसमें वर्षा की भिन्नता एक समयांतराल में किसी निश्चित स्थान पर आधारित होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एक निश्चित समयांतराल में एक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आधारित होती है, यहाँ पे एक निश्चित स्थान पर आधारित होती है। इसके अलावा जो वर्षा की परिवर्तिता है इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसको सीबी क्या होता है, ये विचरांक गुणांक है जो कि वर्षा की परिवर्तिता को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है मानक
विचलन बटा के माध्य इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, विचरण गुणांक का मान भारत में वर्षा की परिवर्तितता को प्रदर्शित करता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तितता की विभिन्न श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि 25% से कम परिवर्तितता, 25% से कम परिवर्तन होता है वहाँ पे, तो मतलब यहाँ इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। जैसे इसमें आपका पश्चिमी तट आता है, पश्चिमी घाट आता है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप आता है, गंगा के पूर्वी मैदान आते हैं, उत्तर पूर्वी भारत आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे गंगा के पश्चिमी मैदान है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान किस में आता है, 25% से कम परिवर्तन, मतलब जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा आता है 25 से 50% की परिवर्तितता वाले क्षेत्र, इसमें आपके पश्चिमी गंगा मैदान आ जाते हैं। इससे पहले हम 50% से अधिक परिवर्तितता वाले क्षेत्रों को देखें तो इसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और दक्कन पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब इनके अलावा एक है 25 से 50% की परिवर्तितता वाला, तो जो 25% से कम परिवर्तितता वाले में और 50% से अधिक परिवर्तितता वाले में जो क्षेत्र है, इनके अलावा जो शेष क्षेत्र बचता है वो 25 से 50% की परिवर्तितता वाले क्षेत्र में आ जाता है। इसमें शेष भार जैसे कि पश्चिमी गंगा मैदान आता है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे वंशधारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए। पहला, यह ऋषिकुल्ला और गोदावरी के मध्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा, यह नदी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। तीसरा, सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इस पर बोड्डेपल्ली राजगोपाल राव परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक, तो बताना इनमें से कौन से सही है। तो पहला देखिए, पहला पूरी तरीके से सही है। दूसरा देखें, दूसरा, यह नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो दूसरा भी सही है। अब आपका देखिए 1 2 यदि आपको पता है कि सही है तो 1 2 कहाँ पे है, यहाँ पे सी डी में है, तो 3 वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही आपके सही हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो इसके बारे में चर्चा करने या इसके बारे में प्रश्न की बात करने की वजह यह है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने वंशधारा नदी जल के बंटवारे के विषय में सभी मतभेदों का समाधान करने की दिशा में प्रयास किए हैं। वंशधारा नदी की बात करें तो वंशधारा नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ऋषिकुल्ला और गोदावरी के मध्य पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है। यह उड़ीसा में आंध्र प्रदेश के साथ संलग्न इसकी सीमा के साथ प्रवाहित होती है और अंत में यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह उत्तर पूर्वी आंध्र क्षेत्र की एक मुख्य नदी है और इस क्षेत्र की सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इस पर बोड्डेपल्ली राजगोपाल राव परियोजना का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा कि किस नदी पर यह परियोजना है, तो वंशधारा नदी, और ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 पे। समुद्र अधिस्थल विस्तार, मतलब जो समुद्र का जो बॉटम होता है उसके विस्तार के सिद्धांत के बारे में। तो समुद्र अधिस्थल विस्तार के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, महासागरीय कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट से नई प्लेट सामग्री का निर्माण होता है। तो आपको पहले महासागरीय कटक पता होना चाहिए, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मालूम होगा। दूसरा, यह चट्टानों की आयु से सत्यापित होता है क्योंकि मध्य महासागरीय कटक के निकट की चट्टानें सर्वाधिक पुरानी हैं। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला कथन जो है वो सही है, पहला सही है, परंतु दूसरा वाला गलत है। क्योंकि आपने यदि महासागरीय कटक पढ़ा होगा तो महासागर के मध्य में जो महासागरीय कटक होते हैं, जहाँ से नीचे ज्वालामुखी फटने की वजह से यहाँ से लावा मैग्मा निकलते हैं और इस मैग्मा ये दोनों तरफ ये फैलता है और ये जो प्लेटें होती हैं वो यहाँ से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो नई चट्टानें होंगी ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो चट्टानें पुरानी होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि महासागरीय कटक के निकट की चट्टानें सर्वाधिक पुरानी है, तो ये यहीं से इसी शब्द को आप पकड़ के कह सकते हैं ये गलत है। तो आपका केवल ऑप्शन 1 सही है तथा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें तो समुद्र अधिस्थल विस्तार का जो सिद्धांत है 1961 में हेस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब हेस ने इस पर विचार क्यों किया, क्योंकि समुद्री परपटी की अल्प आयु के साथ साथ एक महासागर का प्रसार होने से दूसरे महासागर के संकुचित होना चाहिए। भाई जैसे पूरी धरती है, इसमें यदि एक महासागर फैल रहा है तो जो इसके बगल सटा हुआ महासागर वो क्या होगा, उसे संकुचित होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है।
तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब क्या कि जो समुद्री प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो इसी चीज को लेकर के इन्होंने जो हेस थे इन्होंने समुद्री प्रॉपर्टी के नष्ट होने के विषय में विचार करना प्रारंभ किया। इनके अध्ययन से यह पता चलता है कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्वेदन मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से महासागरीय प्रॉपर्टी में विदारण या रैप्चर होता है। मतलब वहां से लावा निकलते रहते हैं और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों ओर धकेलता है। इस प्रकार समुद्र अधिस्थल का जो है विस्तार होता है। जो समुद्र की तली है या जो प्रॉपर्टी है, जो प्लेट है, वो विस्तारित होती है, उसका प्रसार होता है। कटक शिखरों पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धकेला जाने वाला महासागर का अधिस्थल समुद्र की खाइयों में बैठ जाती है और नष्ट हो जाती है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये प्लेट इधर निकल रही है, ये इधर प्रसार हो रही है, इधर जो एक प्लेट और होगी ये महासागरीय प्लेट है, ठीक है, और ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे जाके दबती हैं। तो जब दबती हैं तो ये नीचे चली जाती हैं और गर्म होकर पिघल के फिर इधर से यहाँ पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे नष्ट होती हैं और यहाँ पे इनका उद्गम होता है। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है। मध्य महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों ओर समान दूरी पर से चट्टानें यहाँ पे जो निकलती हैं, ये समान दूरी पर जो चट्टानें होंगी, चट्टानें गठन के समय रासायनिक संगठन और चुंबकीय गुणधर्मों की दृष्टि से उल्लेखनीय समानताएं दर्शाती हैं। मध्य महासागरीय कटकों के निकट की चट्टानों में सामान्य ध्रुवीयता होती है और वह नवीनतम होती है। शिखर से दूर जाने पर चट्टानों की आयु क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। महासागर की पर्वतीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत नवीन होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक घटना ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल अपवाह प्रणाली को आकार दिया है? पहला, प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का जलमग्न होना। दूसरा, हिमालय का उत्थान। तीसरा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव। तो इसमें आप देखें, इसमें तीनों ही चीजें जो हैं ये जो जल अपवाह प्रणाली उसको आकार देती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में और देखें तो सुदूर अतीत की तीन प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल अपवाह प्रणालियों को आकार दिया है। प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व भाग का अवतलन होने से जो भूमि है वो अवतलित हुई है, मतलब दब गई है। तो अवतलन होने से जो पश्चिमी तट है वो अवतलित हुई है, दबी है। अवतरण होने से यह प्रारंभिक टर्सरी काल के दौरान समुद्र के नीचे जलमग्न हो गया। आमतौर पर इसने मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सममित जो सिमेट्रिक योजना थी नदी की, उसको अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, जो नदी पहले ऐसे बराबर थी तो ये दब गई, तो नदियां क्या हो गई, इनका जो सिमेट्री थी वो डिस्टर्ब हुई। इसके अलावा प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी पार्श्व भाग का अवतलन होने से हिमालय में भी क्या होगी, उथल पथल होगी। जब इधर की जमीन या प्लेट जो दब गई तो जो हिमालय हो उसमें भी उथल पथल होगी। इसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणिका या रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी जो है नदियां, ये भ्रंश द्रोणियों या रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती हैं और मूल दरारों में अपनी अपरद का जो अपरदन से मिट्टी वगैरह कुछ लाती हैं, जो सामग्री रहती है उसको भर देती हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेपों का अभाव होता है। मतलब समुद्र से मिलती है तो डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती हैं। उसी अवधि के दौरान प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर पश्चिम से, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, तो क्या करें, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो है आंशिक झुकाव है। मतलब गुजरात से आप तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इधर झुकाव है। तो इस की ओर झुकाव ने संपूर्ण जल अपवाह प्रणाली को बंगाल खाड़ी की ओर उन्मुख कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका, कुछ नदियां जो रिफ्ट वैली में से होकर प्रवाहित होती हैं, उनके अलावा जो अन्य नदियां हैं जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी की ओर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 है, निम्नलिखित में से कौन से बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है? बहिर्जनिक प्रक्रिया मतलब एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का परिणाम है। पहला है निरावृत पहाड़ियां, भूकंप, वलित प्रवर या मृदा विसर्पण। तो आप इसमें देखें, भूकंप को छोड़ करके बाकी तीन भूकंप छोड़ दीजिए और वलित पर्वत छोड़ दीजिए, मतलब पहला और चौथा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि पृथ्वी पर दो तरह के बल लगते हैं। एक आपका
अंतरजातीय बल जिसे इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, बहिर्जातीय बल एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी पर जो अंतरजातीय बल होते हैं इंडोजेनेटिक, मतलब ये पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं, जैसे कि आपका भूकंप वगैरह हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये आपका ये अंतरजातीय बल है। तो ये क्या करेंगे, जब अंतरजातीय बल होते हैं ये धरती की जो सतह होती है इसे अस्त व्यस्त करती है, मतलब कहीं पे रिफ्ट वैली बन जाएगी, कहीं पे पहाड़ बन जाएंगे, इस तरह का काम ये इनके द्वारा होता है, कहीं गड्ढा हो जाएगा, कहीं ऊंचा हो जाएगा। तो ये अंतरजातीय इंडोजेनेटिक फोर्स करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका भूकंप आ जाएगा, जो वलित पर्वत हैं, ये सब इंडोजेनिक अंतरजातीय बल की वजह से होंगे। जबकि जो बहिर्जातीय बल होती हैं धरती के ऊपर कार्य करती हैं, बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं, ये पृथ्वी को समतल करने का कार्य करती हैं, जहाँ रिफ्ट वैली है उनको भर देंगी, ठीक है, भरने काम करेंगी, तो ये समतल करने काम करती हैं। और जबकि अंतरजातीय बल जो होती हैं वो कह सकते हैं उसको जो समतल होता है उसको अस्त व्यस्त करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से जो बहिर्जानिक प्रक्रियाएं हैं इसमें आपका निरावृत पहाड़ियाँ आ जाएंगी, मतलब पहाड़ियों को समतल करना, आपका मृदा विसर्पण आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा और देखें तो धरातल पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले बाह्य बलों और पृथ्वी के आंतरिक भाग से में उद्भूत आंतरिक बलों द्वारा अनवरत प्रभावित होता है। जो बहिर्जनिक बल या बाह्य बल है एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये इनकी क्रियाओं के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर उच्चावच या उभरी हुई जो भू आकृतियां होती हैं इनका विघर्षण होता है, घर्षित होती हैं, अपर्दन होता है, ठीक है, जैसे, और इससे जो गर्त वगैरह होते हैं उनका भराव होता है, जैसे प्रवाहित जल है, ग्लेशियर हैं, लहरें हैं, धाराएं, पवन आदि के प्रवाह के कारण भराव होना। तो ये सब आपके बाह्यजनिक प्रक्रियाएं हैं। तथा धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के अंतर के कम होने को टॉल संतुलन ग्रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। किसी पृथ्वी के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे कि जल, बर्फ, पवन आदि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण और परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो ये पदार्थों को हटाकर और ढाल के अनुरूप उनका परिवहन कर उन्हें निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। सभी बहिर्जनिक जो एक्सोजेनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। मतलब इनके सबके लिए एक शब्द है अनाच्छादन। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण को हटाना, किसी चीज को हटा देना। तो इसीलिए निरावृत पहाड़ियां बहिर्जनिक एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है इनका परिणाम होती हैं। अनाच्छादन में अपक्षय होता है, बृहद संचलन होता है, अपर्दन है और परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। मृदा विसर्पण बहिर्जनिक प्रक्रिया का एक अन्य परिणाम है जो सामान्य रूप से खड़ी मृदा आच्छादित ढालों पर होता है। इनमें पदार्थ का संचलन अत्यधिक मंद गति से होता है और लंबी अवधि तक अवलोकन करने के पर ही यह दृष्टि गोचर होती है, मतलब दिखाई पड़ती हैं। अंतर्जनित बल या आंतरिक बल, अंतर्जनित बल धरातल के कुछ भागों को निरंतर ऊपर की ओर उठाते जाते हैं और उनका निर्माण करते हैं, इसलिए बहिर्जनिक प्रक्रियाएं धरातल के उच्चावच को समतल करने में विफल रहती हैं। वो बराबर करती हैं और ये उठा देती हैं, कहीं गड्ढा कर देती हैं। मुख्य अंतर्जनित प्रक्रियाएं वलन, इसमें क्या है, वलन और भ्रसन है। वलन होता है मतलब प्रेशर बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वलन होता है और भ्रसन होता है। अन्य उत्तरवर्ती अंतर्जनित प्रक्रियाएं ज्वालामुखी, कायांतरण और भूकंप हैं। इसीलिए धरातल में यह भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की परस्पर विरोधी गतिविधियां जारी रहती हैं। एक समतल करता है, एक अस्त व्यस्त करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 है कि दक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो कथन दिए गए, इनका विकास रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। दूसरा, मृदा का रंग जो है लोह धातु के विसरण के कारण होता है। तो ये दोनों के दोनों ही जो है कथन वो पूरी तरीके से सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 और 2। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में रवेदार तक क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपदीय क्षेत्र के साथ स्थित एक लंबी पट्टी पर लाल दोमट मिट्टी या दोमट मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा पीली और लाल मृदा के विस्तार की दर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले इलाके में है। और इन मृदाओं का रंग जो लाल होता है वो लाल रंग रवेदार अग्नेय और कायांतित चट्टानों में लौह धातु के व्यापक विसरण के कारण होता है। जल योजित या हाइड्रेटेड रूप से घटित होने पर इसका रंग पीला हो जाता है। जब इससे जल निकल जाता है तो ये पीला हो जाता है। सूक्ष्म कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्य रूप से उपजाऊ होती हैं, जबकि
शुष्क उपरभूमि क्षेत्रों में मोटे कणों वाली संरचना के कारण मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। उनमें समानतः ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी वजह से उर्वरता क्या होती है, कम होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। महासागरीय आधा स्थल के भाग के रूप में महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है। तीसरा, यह महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न भिन्न होती है। तीसरा है, महाद्वीपीय मग्न तट पर प्लवकों की उपलब्धता के कारण समुद्र मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो महासागरीय अधिस्थल को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, महासागरीय गर्त, ओशियनिक डीप्स। मतलब आप कह सकते हैं समुद्र के नीचे की जो स्थलाकृति होती है, ये आपका समुद्र है, यहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो महाद्वीपीय मग्न तट प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। मतलब ये मैं कह सकते हैं स्थल के किनारे जो ये क्षेत्र होता है, हल्का इसमें यहाँ पे स्लोप कम होता है, तो यहाँ पे जो आपका वाटर होगा ये वाला क्षेत्र होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता मतलब जो ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है, वो 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह मग्न तट प्रायः अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। जहाँ ये इसका समाप्त होता है वहाँ पर ढाल जो होता है ज़्यादा तीव्र होता है, जिसे मग्न तट अवकाश या सेल्फ ब्रेक कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में डिफर करती है। महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ मग्न तट या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत ही संकीर्ण होते हैं, नैरो होते हैं, जैसे चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई मग्न तट विश्व में सबसे बड़ा मग्न तट होता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। नॉर्मल कितना होता है, 80 किलोमीटर, और ये कितना है, 1500 किलोमीटर है। महाद्वीपीय मग्न तटों का अत्यधिक भौगोलिक महत्व होता है। उनका उथलापन जो होता है, चूंकि गहराई कम होती है, तो सूर्य के प्रकाश जो है वो जल में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे प्लवकों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, जिस पर सतह और तल पर भोजन ग्रहण करने वाली विभिन्न मछली प्रजातियां विकसित होती हैं। यही कारण है कि महाद्वीपीय मग्न तट विश्व में सर्वाधिक समृद्ध मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि न्यूफाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। यह है, वर्षण के रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिम का निर्माण तापमान के 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने और आर्द्रता के षटकोणीय रवों मतलब क्रिस्टल के रूप में निर्मुक्त होने की स्थिति में होता है। ओले का निर्माण वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से होकर गुजरने और बर्फ की कई संकेंद्रित परतों के निर्माण की स्थिति में होता है। तो इसमें देखें दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे सही है। तो वर्षण जल जो रेन होता है, तो वर्षण जब जल के रूप में होता है तो उसे रेन कहते हैं, वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और वर्षण जो होता है, जो जल का पानी होता है, वो हिमतुल्यों के रूप में हो जाती है, आइस के रूप में जम जाती है, तो इसे हिमपात कहते हैं। इसमें जब आर्द्रता क्रिस्टल के रूप में निर्मुक्त होती है तो ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। सहिम वृष्टि मतलब हिम के साथ होने वाली जो वृष्टि होती है, इसमें जमी हुई वर्षा की बूंदें और पुनः हिमीकृत पिघली हुई बर्फ का जल होता है। जब हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर तापमान वाली वायु की परत सतह के निकट विद्यमान हिमांक से फ्रीजिंग पॉइंट से कम तापमान वाली आधी जमी हुई परत के ऊपर गिरती है, तब वो जो वर्षा होती है, जो वर्षण होती है, ये हिम वृष्टि के रूप में होती है। वर्षा की बूंदें गर्म वायु से निकलती हैं तथा नीचे की ठंडी वायु के संपर्क में आती हैं। इसके परिणाम से वो ठोस हो जाती हैं, ठंडी होकर जम जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में ये गिरती हैं, ओले के रूप में गिरती हैं। ओलों का निर्माण वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से गुजरने, मतलब ठंडी जो परतें से गुजरने पर इसके बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों के रूप में परिवर्तित होने से होता है। इनमें एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रित परतें अवस्थित होती हैं। जो ओले होते हैं बड़े बड़े, इसमें कई सारी परतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक या अंध महासागर की धाराएं हैं? बेंगुला धारा,
कनारी धारा, अलास्का धारा, हम्पोर्ट धारा या लैब्राडोर धारा। तो इसमें आप देखें बेंगुला धारा है, बेंगुला है, कनारी है और लैब्राडोर, ये आपकी अटलांटिक अंध महासागर की धाराएं, जबकि अलास्का और हम्बोल्ट जो है ये आपका प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो अन्य धाराएं हैं इसमें आपका उत्तरी विस्वती धारा जो कि गर्म होती है, विस्वती प्रतिधारा ये भी गर्म होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है, फ्लोरिडा धारा गर्म होती है, कनारी धारा ठंडी होती है, लैब्राडोर धारा ये भी ठंडी होती है, ब्राज़ील धारा गर्म होती है, फॉकलैंड धारा ठंडी होती है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी होती है, जबकि बेंगुला धारा भी ठंडी होती है। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय धारा में विभिन्न ठंडी और गर्म धाराएं सम्मिलित होती हैं, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में दक्षिणावर्त प्रसंचरण और दक्षिणी प्रशांत महासागर में वामावर्त, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर में दाहिने तरफ घूम के चलती हैं और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बाएं तरफ घूम के चलती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जलवायु संबंधी प्रतिमान प्रभावित होते हैं। ये जिसमें जो प्रमुख प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं इसमें है उत्तर विस्वती धारा गर्म होती है, दक्षिण विस्वती धारा ये भी गर्म होती है, विस्वती प्रतिधारा ये भी गर्म होती है, क्रोशिया प्रणाली गर्म होती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो धारा होती है गर्म होती है, ओयाशियो धारा ठंडी होती है। याद रखिए कुरोशियो धारा गर्म है जबकि ओयाशियो धारा ठंडी होती है। कैलिफोर्निया धारा ये कुरोशियो और ओयाशियो आपका जापान की तरफ यहाँ पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया धारा ठंडी होती है, पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म होती है। यहाँ ध्यान रखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म होती है जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो होती है वो ठंडी होती है। अलास्का धारा ये गर्म होती है। तो इस प्रकार से ये इनकी जो प्रमुख धाराएं वो हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन, मतलब आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे व्याख्या के साथ देख लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।